तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एक्रोमैटिज्म। दोस्तों एक्रोमैटिज्म का मतलब होता है रंगहीनता, यानी कि बिना रंग का होना, जिसमें कोई कलर्स नहीं होते हैं, जिसमें कोई रंग नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्रोमैटिज्म, यानी कि जिस चीज़ में रंग नहीं होता है और कोई चीज़ ऐसी अवस्था में होती है तो उसे हम कहते हैं एक्रोमैटिज्म होना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कलरलेसनेस या फिर पैलर। दोस्तों इन दोनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ फीकी होना, कोई चीज़ बेरंग होना, तो उसे हम कहते हैं कलरलेसनेस या फिर पैलर। एंटोनिम इसका है कलरफुलनेस या फिर ब्राइटनेस, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो बहुत सारे रंग होना, तो उसे हम कहते हैं कलरफुलनेस। और ब्राइटनेस का मतलब होता है कोई चीज़ चमकदार होना, कोई चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट होना, तो उसे हम कहते हैं ब्राइटनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ग्लास शोड परफेक्ट एक्रोमैटिज्म, यानी कि वो जो ग्लास था, वो जो शीशा था, उसमें जो है वो एक्रोमैटिज्म बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा था। एक्रोमैटिज्म यानी कि उस चीज़ में ऐसा दिख रहा था जहाँ पर कोई भी रंग नहीं है, यानी कि वो चीज़ कैसी थी, तो बिना रंग की थी, बेरंग थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एक्रोमैटिज्म यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एप्लॉम्ब। दोस्तों एप्लॉम्ब का मतलब होता है आत्मविश्वास, धैर्य, यानी कि मुश्किल स्थिति में भी शांत रहने की क्षमता, यानी कि जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, तो उसे हम कहते हैं एप्लॉम्ब। यानी कि जिस तरीके से आप जो है वो किसी भी मुश्किल टाइम में, किसी भी मुश्किल घड़ी को जो है वो मतलब कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ फेस कर सकते हो, तो उस कॉन्फिडेंस को कहा जाता है एप्लॉम्ब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंस या फिर कंपोजर। कॉन्फिडेंस का मतलब आपको पता है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास होना। कंपोजर का मतलब होता है धैर्य होना। धैर्य होना यानी कि एक तरीके से कंपोजर, यानी कि किसी भी मुश्किल हालात में, किसी भी मुश्किल स्थिति में जो है वो मतलब कि शांत रहने की कोशिश करना, उसे पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है हमारा जो मेंटल टेम्परामेंट है वो थोड़ा शांत होना, तो उसे हम कहते हैं काम एंड कंपोजर। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है फियर या फिर नर्वसनेस। फियर का मतलब होता है डर और नर्वसनेस का मतलब होता है बेचैनी होना, यानी कि एक तरीके से आपको मतलब कि अंदर से मतलब कि बेचैनी होती है, यानी कि आप जो है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, तो उसे हम कहते हैं नर्वसनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी आंसर द टफ क्वेश्चन विथ अप्लॉम, यानी कि उसने जो है वो कठिन सवाल का, यानी कि मुश्किल सवाल का जवाब किस तरीके से दिया, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से दिया, बहुत ही पीसफुली दिया, यानी कि बिल्कुल काम और कंपोजर मैनर में, आत्मविश्वास के साथ जो है वो उसने उस टफ क्वेश्चन का जवाब दिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अप्लॉम यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्रॉल। दोस्तों ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा या फिर मारपीट, यानी कि झगड़ा करना या फिर मारपीट करना, स्पेशली किसी पब्लिक प्लेस में, यानी कि ऐसी प्लेस में जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो उस जगह पर आप अगर किसी के साथ झगड़ा करते हो, मारपीट करते हो, हाथापाई करते हो, तो उसे हम कहते हैं ब्रॉल करना, यानी कि झगड़ा करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फाइट या फिर क्वारल। फाइट का मतलब होता है कि झगड़ा करना, क्वारल का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना। एंटोनिम इसका होता है पीस या फिर हार्मनी। पीस का मतलब होता है शांति, हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द, यानी कि एक तरीके से जो है वो मतलब कि आपसी मेल जोल होना, तो उसे हम कहते हैं हार्मनी। पीस का मतलब आपको पता है, पीस का मतलब होता है शांति, यानी कि कामनेस।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉय स्टार्टेड अ ब्रॉल इन द स्ट्रीट, यानी कि बॉयज़ ने क्या किया कि उन लड़कों ने मतलब कि बीच सड़क में जो है वो झगड़ा करना यानी कि फाइट करना शुरू कर दिया, यानी कि पब्लिक प्लेस में। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ब्रॉल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रांसमॉग्रिफाई। दोस्तों ट्रांसमॉग्रिफाई का मतलब होता है अजीब या फिर अप्रत्याशित तरीके से बदल जाना, यानी कि किसी चीज का सरप्राइजिंग फॉर्म में चेंज हो जाना। यानी कि ऐसी कोई अगर चीज है जो बिल्कुल जो है वो ऐसी फॉर्म में चेंज हो चुकी है जो किसी को बिलीव ही ना हो, यानी कि बिल्कुल सरप्राइजिंग फॉर्म में कोई चीज अगर चेंज हो गई है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसमॉग्रिफाई होना। यानी कि कोई चीज़ जो आपको बिलीव नहीं होती ऐसे तरीके से चेंज हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसमॉग्रिफाई। मान लीजिए कि कोई मैजिशियन है, कोई जादूगर है और वो अपनी जादू से जो है वो अपने आप को किसी बर्ड में यानी कि किसी कबूतर वगैरह में चेंज कर लेता है, तो वो आपके लिए जो है वो ट्रांसमॉग्रिफाई करना हो गया, क्योंकि आपको जो है वो बिल्कुल भी उस टाइम पर बिलीव नहीं होता है कि एक इंसान जो है वो किस तरीके से एक मतलब कि बर्ड बन सकता है। तो ये आप समझ पाओगे कि ट्रांसमॉग्रिफाई होना यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रांसफॉर्म, ऑल्टर, मेटामॉर्फोज या फिर ट्रांसफिगर। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि बदलना यानी कि रूपांतरण करना, यानी कि किसी चीज़ में चेंज हो जाना। तो उसे ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म भी हम उसे कहते हैं, ऑल्टर भी हम उसे कहते हैं, मेटामॉर्फोज भी हम उसे कहते हैं या फिर ट्रांसफिगर भी हम उसे कहते हैं। तो ये हमारे सारे सिनोनिम्स हैं। अब अगर बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है प्रिजर्व, मेंटेन, कीप या फिर प्रोटेक्ट। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को संजो कर रखना, बचा कर रखना। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। कीप का मतलब होता है रखना और प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो उसे हम कहते हैं प्रिजर्व, मेंटेन, कीप या फिर प्रोटेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप एंटोनिम्स भी समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फ्रॉग ट्रांसमॉग्रिफाइड इनटू अ प्रिंस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक जो मेंढक है, एक जो फ्रॉग है, वो किस चीज़ में बदल गया, तो एक प्रिंस में बदल गया, यानी कि एक राजा में बदल गया। यानी कि ये चीज़ जो है वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि एक फ्रॉग जो है वो मतलब कि राजा कैसे बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रांसमॉग्रिफाई का इस वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ये हमें जो है वो मतलब कि शॉकिंग चीज़ बताने के लिए यूज़ हुआ है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि जिसे हम बिलीव नहीं कर सकते इस तरीके से चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब कि ट्रांसमॉग्रिफाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। आशा करती हूँ कि आपको ट्रांसमॉग्रिफाई यानी क्या हुआ होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैवेजिंग। दोस्तों रैवेजिंग का मतलब होता है तबाही मचाना, नष्ट कर देना, किसी चीज़ को तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। तो उसे हम कहते हैं रैवेजिंग, यानी कि किसी चीज़ को यानी कि नष्ट करना, उसे जो है वो मतलब कि बर्बाद करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रॉइंग, डेवस्टेटिंग, रूइनिंग या फिर प्लंडरिंग। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को तहस नहस करना, बर्बाद करना, नष्ट करना, यानी कि खत्म कर देना, बेकार कर देना। तो उन उन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो डिस्ट्रॉइंग यूज़ करते हैं, डेवस्टेटिंग यूज़ करते हैं, रूइनिंग या फिर प्लंडरिंग यूज़ करते हैं। एंटोनिम इसका है प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग, सेविंग या फिर गार्डिंग। इन चारों का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को संभाल कर संजो कर रखना। तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग, सेविंग या फिर गार्डिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टॉर्म वॉज रैवेजिंग द विलेज। यानी कि जिस तरह से वो जो बाढ़ आई थी, यानी कि जिस तरह से वो जो बाढ़ आई, तो उसने क्या किया कि सॉरी स्टॉर्म यानी कि तूफान, तूफान यानी कि जिस तरीके से जो स्टॉर्म आया, तो उसने क्या किया कि पूरे विलेज को जो है वो मतलब कि नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, यानी कि वहां पर जो है वो तबाही मचा दी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रैवेजिंग यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टिग्मेटाइज। दोस्तों स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है बदनाम करना, कलंक लगाना, यानी कि किसी के बारे में जो है वो भली बुरी बातें कहना, किसी की बदनामी फैलाना, किसी के ऊपर जो है वो मतलब कि इल्ज़ाम लगाना, उस पर कलंक लगाना, उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना। तो उसे हम कहते हैं स्टिग्मेटाइज करना। बेसिकली किसी को जो है वो मतलब कि क्रिटिसाइज करना, उसे कंडेम करना, उसकी आलोचना करना, निंदा करना जिसे हम कह सकते हैं। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिग्मेटाइज इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिसग्रेस, डिनाउंस या फिर कंडेम।
दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना। डिसग्रेस का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना। डिनाउंस का भी सेम मतलब होता है कि किसी की आलोचना करना या फिर किसी को नीचा दिखाने की, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, यानी कि तीव्र यानी कि प्रखर निंदा करना, तो उसे हम कहते हैं कंडेम। एंटोनिम इसका है प्रेज, ऑनर, एडमायर या फिर अप्रूव। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना। ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, मान देना किसी व्यक्ति को, या फिर किसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी के साथ अच्छे से रिस्पेक्टफुली पेश आना, तो उसे हम कहते हैं ऑनर देना बेसिकली। एडमायर का भी मतलब होता है सराहना करना, किसी के कामों को एडमायर करना, किसी के कामों की तारीफ करना, उसको फॉलो करना, उसे हम कह सकते हैं एडमायर। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकृति देना। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं, जो कि है प्रेज, ऑनर, एडमायर या फिर अप्रूव। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है सोसाइटी ऑफन स्टिग्मेटाइजेस पुअर पीपल। यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो क्या करता है कि बहुत बार जो है वो मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें बदनाम करता है, उन पर कलंक लगाता है, उनको बेवजह जो है वो मतलब कि क्रिटिसाइज करता है, उन पर जो है वो अलग 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 इल्ज़ाम लगाता है क्योंकि वो गरीब है। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि स्टिग्मेटाइज यानी क्या होता है, और किस तरीके से आप जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंसिशन। दोस्तों इंसिशन का मतलब होता है चीरा या फिर कटाव, यानी कि सर्जरी के दौरान जो कट लगाया जाता है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर सर्जरी करने के लिए, तो उस कट को कहा जाता है इंसिशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कट, स्लिट, ओपनिंग या फिर गैश। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि कोई चीरा लगाना, कोई कटाव होना, कोई कट लग जाना, यानी कि उसे हम कहते हैं कट, स्लिट, ओपनिंग या फिर गैश। एंटोनिम इसका है क्लोजर, सील, शट या फिर ब्लॉक। दोस्तों इन चारों से ही हमें जो है वो किसी चीज़ के बंद होने का, किसी चीज़ के क्लोज होने का, किसी चीज़ की सील होने का सेंस मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि क्लोजर, सील, शट या फिर ब्लॉक का मतलब यानी क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर मेड अ स्मॉल इंसिशन ऑन हिज आर्म। यानी कि डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी बाजू पर छोटा सा कट लगाया ताकि वो वहां पर सर्जरी कर सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंसिशन यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनसेवरी। दोस्तों अनसेवरी का मतलब होता है बेस्वाद या फिर अप्रिय। ये जो वर्ड है अनसेवरी, ये खासकर हमारा जो खाना होता है उसके लिए होता है। यानी कि अगर कोई वर्ड जो है वो मतलब सॉरी, अगर कोई खाना जो है वो बिल्कुल ही मतलब बेस्वाद है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको बताना है तो उसके लिए आप अनसेवरी यूज़ करते हो। या फिर अगर कोई खाना या फिर कोई खाने की चीज़ है, कोई और चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, जो आपको अप्रिय लगती है यानी कि नापसंद है आपको, तो उसके लिए भी आप जो है वो अनसेवरी का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनप्लेजेंट, डिसटेस्टफुल, ऑफेंसिव या फिर नेस्टी। दोस्तों इन चारों से हमें ये सेंस मिलता है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बुरी है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, टेस्ट में अच्छी नहीं है, यानी कि खाने पीने में अच्छी नहीं है, या फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं अनप्लेजेंट, डिसटेस्टफुल यानी कि बेस्वाद, ऑफेंसिव यानी कि जो आपको बिल्कुल भी आपत्तिजनक लगती है, बिल्कुल पसंद नहीं आती है, नेस्टी या फिर जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, जिससे आपको कोई दिक्कत हो, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं अनप्लेजेंट, डिसटेस्टफुल, ऑफेंसिव या फिर नेस्टी। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है प्लेजेंट, टेस्टी, एग्रीएबल या फिर डिलाइटफुल। दोस्तों इन चारों वर्ड से हमें ये सेंस मिलता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा स्वाद है, बहुत ज़्यादा अच्छी है खाने में, जो आपको पसंद भी है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं प्लेजेंट, टेस्टी, एग्रीएबल या फिर डिलाइटफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फूड हैड एन अनसेवरी स्मेल। यानी कि जो फूड है, यानी कि जो खाना है, उसमें से कैसी स्मेल आ रही थी, तो उसमें से ऐसी सुगंध आ रही थी या फिर ऐसी स्मेल, या फिर कह सकते हैं कुछ भी, ऐसी स्मेल आ रही थी जो कि ऐसा मुझे लग रहा था जिससे कि ये जो खाना है वो बिल्कुल बेस्वाद है। यानी कि स्मेल से ही पता चल रहा था कि खाने की क्वालिटी क्या है, खाना कितना ज़्यादा अच्छा है, यानी कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अनसेवरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेलिसन।
दोस्तों मैलिसन का मतलब होता है श्राप या फिर अभिशाप, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि श्राप देना, यानी कि जब आप किसी को बद्दुआ देते हो, श्राप देते हो, उसके लिए बुरी बातें कहते हो, तो उसे हम कहते हैं मैलिसन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कर्स, हेक्स, स्पेल या फिर इम्प्रिकेशन। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी को जो है वो मतलब कि बद्दुआ देना, किसी के लिए बुरा कहना, किसी के लिए बुरी जो है वो बातें अपने मुंह से निकालना, तो उसे हम कहते हैं कर्स या फिर हेक्स करना, स्पेल करना, यानी कि बुरी बुरी बातें कहना, किसी को बद्दुआ देना। इम्प्रिकेशन का भी मतलब होता है बद्दुआ। एंटोनिम इसका है ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, बून या फिर ग्रेस। दोस्तों ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, बेनेडिक्शन का भी मतलब होता है आशीर्वाद, बून का मतलब होता है वरदान या फिर आशीर्वाद, ग्रेस का भी मतलब होता है एक प्रकार का दया भाव या फिर आशीर्वाद, यानी कि ब्लेसिंग्स देना बेसिकली। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो कि किसी चीज़ को मतलब कि एकदम ब्लेसिंग देने को दिखाते हैं, तो उस चीज़ को हम कहेंगे ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, बून या फिर ग्रेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड वुमन अटर्ड अ मेलिसन ऑन द थीफ। यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उसने जो है वो चोर के लिए जो है वो बुरी बुरी बातें अपने मुंह से निकाली, यानी कि उसने जो है वो चोर को श्राप दिया, उसके लिए बद्दुआ दी। तो इस तरीके से आप जो है वो मेलिसन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्करिलस। दोस्तों स्करिलस का मतलब होता है गाली गलौज भरा या फिर अपमानजनक, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव होती है, गाली गलौज भरी होती है, जो अपमानजनक होती है, यानी कि जैसे आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो या फिर जैसे आप सहन नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका उससे जो है वो मतलब कि अपमान हो रहा है या फिर बेइज्जती हो रही है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं स्करिलस, जो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं होती है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अब्यूसिव, इंसल्टिंग, ऑफेंसिव या फिर वल्गर। अब्यूसिव का मतलब होता है गाली गलौज भरा, इंसल्टिंग का मतलब होता है जो आपकी बेइज्जती करे ऐसी कोई चीज़, ऑफेंसिव का मतलब होता है जिससे आप जो है वो मतलब कि चिढ़ जाओ एक प्रकार से, जो आपको आपत्तिजनक लगता है, अपमानजनक लगता है, जो आपके मतलब कि उसूलों के खिलाफ होती है, ऐसी कोई चीज़ जो उसे हम कहते हैं ऑफेंसिव। देन है वल्गर। वल्गर का मतलब होता है अश्लील या फिर भद्दा जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका है पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कर्टियस या फिर डिसेंट। यानी कि इन चारों का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सौम्य है, जेंटल है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें एटिकेट्स है, मैनर्स है, पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट देने वाली कोई चीज़ है, तो उसे हम कहते हैं पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कर्टियस या फिर डिसेंट। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉस वॉज एंग्री एट द स्करिलस रिमार्क्स। यानी कि जो बॉस था वो किस चीज़ पर एंग्री था, तो किसी ने तो भी मतलब कि जो मतलब कि अभद्र, यानी कि जो मतलब कि गाली गलौज भरी या फिर अपमानजनक टिप्पणियां की थी, रिमार्क्स दिए थे, उसके ऊपर जो है वो बॉस बहुत ज़्यादा भड़क गया, यानी कि गुस्सा हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो स्करिलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो और इसे समझ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से भी आप हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। Till then, keep learning. Thank you.